1991 में जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था, इसको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और इसकी वैलिडिटी पे आज सुनवाई हुई है। हमारा ये कहना है कि पार्लियामेंट के पास ये कानून बनाने की पावर ही नहीं है। जो प्लेस ऑफ वर्शिप विद इन कंट्री है वो सेंट्रल का सब्जेक्ट नहीं, वो स्टेट सब्जेक्ट है। जो देश के बाहर के प्लेस ऑफ वर्शिप है उन पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है, यानी कैलाश मानसरोवर हुआ या हज हुआ, उनके बारे में नियम कानून पार्लियामेंट बना सकती है। भारत के अंदर के जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो भारत के संविधान में स्टेट सब्जेक्ट है, वो सेंट्रल का सब्जेक्ट ही नहीं है। दूसरा, इसका नाम प्लेस ऑफ वर्शिप है, इसका नाम पूजा स्थल है, तो ये पूजा स्थल को रिस्टोर करने के लिए होना चाहिए, पूजा स्थल के रखरखाव के लिए होना चाहिए। ये पूजा स्थल जो गुलामी के दौरान तोड़े गए थे उनको मैनेज और मेंटेन करने के लिए होना चाहिए, उनको वापस लेने के लिए होना चाहिए, न कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए। गुलामी के दौरान जो हमारे मठ मंदिर तोड़े गए, पार्लियामेंट उनको कानून बना के लीगलाइज नहीं कर सकती है। इल्लीगल काम कभी भी लीगल नहीं हो सकता, इल्लीगल काम हमेशा इल्लीगल ही रहेगा। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमें कोर्ट जाने से रोक रहा है, ये कह रहा है कि नहीं मुकदमा चलेगा ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है, ये कहता है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, कैरेक्टर वही रहेगा जो 1947 में है। तो मंदिर का कैरेक्टर कभी बदलता ही नहीं है। मंदिर का आप गुंबद तोड़ दीजिए, उससे मंदिर का कैरेक्टर नहीं बदलेगा। मंदिर की आप दीवार तोड़ दीजिए, मंदिर का कैरेक्टर नहीं बदलेगा। मंदिर में आप आके नमाज पढ़ लीजिए, मंदिर का कैरेक्टर नहीं बदलेगा। मंदिर की मूर्ति चोरी कर लीजिए, तब भी मंदिर का कैरेक्टर नहीं बदलेगा। एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो जब तक विसर्जन नहीं होगा वो मंदिर ही रहेगा। कई बार ऐसा भी भारत में ऐसे हजारों स्थानों पे पूजा होती है जहाँ मंदिर नहीं है, वो नीम के पेड़ के नीचे पूजा होती है, पीपल के पेड़ के नीचे पूजा होती है, बरगद के पेड़ के नीचे पूजा होती है। और कई बार ऐसा होता है आंधी तूफान में वो पेड़ टूट जाता है, पेड़ की डालियां टूट जाती हैं, लेकिन वहाँ का जो मंदिर की पवित्रता है वो भंग नहीं होती। ऐसे ही जो हमारे मठ मंदिर थे, अगर आक्रांताओं ने आके तोड़ दिया, उनका गुंबद बदल दिया, मूर्तियों को खंडित कर दिया, वहाँ नमाज पढ़वाना शुरू कर दिया, उससे मंदिर की पवित्रता भंग नहीं होगी, क्योंकि वहाँ कभी विसर्जन हुआ ही नहीं। प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो जब तक विसर्जन नहीं होता वो मंदिर का मंदिर ही रहता है। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुके। दुख इस बात का है कि ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप है ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब, शाहजहां के इलीगल काम को लीगलाइज करता है। और इस देश के बड़े बड़े जिसको इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं वो इस कानून के समर्थन में आए हुए। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी साहब आए हुए, दिल्ली के फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग साहब आए हुए हैं। ये कह रहे नहीं ये कानून चलना चाहिए, कानून चलना चाहिए, मतलब जितना अवैध काम हुआ सब ठीक है, उसको जारी रखना चाहिए। इस कानून का समर्थन करने के लिए कई सांसद आ गए हैं, ओवैसी जी आ गए हैं, इकरा हसन आ गई हैं, आरजेडी के मनोज झा आ चुके हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां आ गई हैं, कांग्रेस आ गई है, डीएमके आ गई है, सीपीआई आ गई है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आ गई है, जमीयत उलमा हिंद आया हुआ है, पर्सनल लॉ बोर्ड आया हुआ है। 40 से ज़्यादा याचिकाएं फाइल हुई हैं कि नहीं ये कानून चलना चाहिए, इस कानून में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब ने हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा था उनको हम वापस नहीं ले सकते। अगर भारत में संविधान लागू होने के बाद भी, स्वतंत्र भारत होने के बाद भी अगर हम अपने मठ मंदिरों को वापस नहीं ले सकते तो हमें किस बात की धार्मिक स्वतंत्रता है, फिर किस बात की हमें आध्यात्मिक स्वतंत्रता है, फिर किस बात की हमें सांस्कृतिक स्वतंत्रता है? क्या यही भारत बनाने के लिए वीर सावरकर जी ने बलिदान किया? क्या यही भारत बनाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र जी ने इतना बड़ा बलिदान किया? क्या ऐसा ही भारत बनाने के लिए बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए हमारा ये संविधान बना? पूरी दुनिया में कहीं पे भी जो गुलामी के समय चीज़ें होती हैं उनका नामो निशान मिटाया जाता है। चीन भी गुलाम था, उसने सारे गुलामी के नामो निशान मिटा दिए। और भी देश थे गुलाम थे पहले, लेकिन जो भी जैसे स्वतंत्र हुए उन्होंने गुलामी का नामो निशान मिटाया। और यहाँ पे गुलामी के निशानों न मिटे, गुलामी के इल्लीगल काम लीगलाइज हो जाए, उसके लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाए। और ये पहला कानून नहीं है, इसके पहले नेहरू जी ने एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट बना दिया था 1958 में। याद रखिए कांग्रेस ने कैसे काम किया है। पहले 1954 में नेहरू जी ने वक्फ एक्ट बनाया कि लैंड जिहाद यहाँ होता रहे। नतीजा ये हुआ कि 1950 में जो वक्फ की ज़मीन 50,000 एकड़ थी, आज की डेट में 10 लाख एकड़ हो गई है।
यानी पूरे मुगल काल में, पूरे ब्रिटिश काल में, उस 600 साल के जो कालखंड में कुल वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 एकड़, और अब ये हो गई 10 लाख एकड़। उसके बाद उन्होंने 1958 में ये कानून बना दिया, एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट। ये क्या कह रहा है कि ये जितने भी, चाहे औरंगजेब है, चाहे गजनी है, चाहे गोरी है, जो उन्होंने ढांचे बनवाए, वो सारे के सारे एंशिएंट मोनूमेंट हो जाएंगे। मुझे एक चीज़ बताइए, इस्लाम में तो मज़ार बनाना हराम है, दरगाह बनाना हराम है, पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है, तो ये बीबी का मकबरा ये हलाल कैसे हो सकता है? या औरंगजेब का, या हुमायूं का, या तुगलक का, या गजनी गोरी का, उनका कब्रिस्तान पक्का कैसे हो सकता है? क्योंकि इस्लाम में तो पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है, मज़ार बनाना हराम है, दरगाह बनाना हराम है, मकबरा बनाना हराम है। और यही नतीजा था कि आज भी अरब में एक भी मज़ार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। ये कानून केवल और केवल जो एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट है, इसको भी नेहरू जी ने इसलिए बनाया था कि जितने यहाँ पे आक्रांता आए थे, जितनी उनकी ज़मीनें थीं, उनको बाकायदा प्रोटेक्ट कर दे। कायदे से आक्रांताओं की नामो निशान मिटना चाहिए था। आक्रांताओं ने जहाँ जहाँ स्ट्रक्चर अपना कोई चबूतरा बनाया, मकबरा बनाया, उसको समतल करना चाहिए था। समतल करने की बजाय उनका नामो निशान मिटाना था। नामो निशान मिटाने की बजाय एक कानून बना के बाकायदा उनमें ड्यूटी लगा दी गई। मतलब पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट बना दिया है। उस डिपार्टमेंट के ऊपर वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला खर्च हो रहा है, टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है। और किस लिए पैसा खर्च हो रहा है? कि बीबी का मकबरा सुरक्षित रहे। क्यों भैया, बीबी का मकबरा हमारे लिए कोई स्वाभिमान की बात है क्या? औरंगजेब का मकबरा हमारे लिए कोई सम्मान का बात है क्या? औरंगजेब का नामो निशान मिटाना चाहिए, या उसके मकबरे को सुरक्षित करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करना चाहिए हर साल? इसलिए केवल प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं, ये 1958 का जो एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट है, ये भी खत्म होना चाहिए। गुलामी का नामो निशान मिटाना है तो वक्फ एक्ट को भी खत्म करना पड़ेगा, एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट को भी खत्म करना पड़ेगा, और ये प्लेस ऑफ वर्शिप को भी खत्म करना पड़ेगा। आक्रांताओं ने न यहाँ कोई नया शहर बसाया, न कोई नई मस्जिद बनाई। और वैसे भी अगर लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जो उन्होंने मकबरा बनाया, चबूतरा बनाया उनका, अरे कैसे उनका? ज़मीन हमारी, मिस्त्री हमारे, मजदूर हमारे, आर्किटेक्ट हमारे, इंजीनियर हमारे, पूरा नक्शा बनाया यहाँ के लोगों ने, पत्थर हमारा, सब कुछ यहाँ का, और चबूतरा उनका हो गया। इतने बड़े अगर वो वास्तव में आर्किटेक्ट थे, इतनी अच्छी उनकी सोच थी, तो जहाँ से आए थे एक आध मकबरा वहाँ भी बना लेते, एक आध चबूतरा वहाँ भी बना लेते, एक आध ढांचा वहाँ भी खड़ा कर लेते। ये जितने भी थे, मंगोल से आए, चाहे जहाँ से भी आए, चाहे बुखारा से आए, ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब, सारा चबूतरा भारत में ही बनाए हैं। ये जहाँ से आए थे वहाँ इनका एक चबूतरा भी नहीं है, इनकी ढंग की वहाँ कब्र भी नहीं बनी हुई है, उनको वहाँ कोई जानता भी नहीं है। न ये जहाँ से आए थे वहाँ की किताबों में इनके बारे में पढ़ाया जाता है। ये बड़े शर्म की बात है कि भारत में उन आक्रांताओं को पढ़ाया जा रहा है जिन्होंने यहाँ पे हत्या किया, बलात्कार किया, पूर्वजों से जजिया लिया, तलवार के दम पे कन्वर्ट कराया। उन आक्रांताओं को पढ़ाया जा रहा है जिन्होंने यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का गला काटा, छत्रपति शिवाजी महाराज को परेशान किया, जिन्होंने संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा के मारा। उनको पढ़ाया भी जा रहा है, उनके मकबरे को सुरक्षित करने के लिए पैसा भी खर्च हो रहा है। इसलिए अब समय आ गया है वक्फ एक्ट, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट, ये तीनों खत्म हो, एक नई भारतीय धरोहर संहिता बने, गुलामी का नाम भी मिटे, गुलामी का निशान भी मिटे, और जो हमारा काशी है, मथुरा है, भद्रकाली है, भोजशाला है, अटाला है, इनका सर्वे हो। बिना सर्वे की, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सीधे सीधे डिक्लेयर कर दीजिए कि भैया ये मंदिर है, सर्वे करा लीजिए। आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए। अगर हम अग्नियान बना सकते हैं, मंगलयान बना सकते हैं, चंद्रयान बना सकते हैं, परमाणु बम बना सकते हैं, बुलेट ट्रेन चला सकते हैं, और एक से एक बड़ी टेक्नोलॉजी 5G हम यूज़ कर सकते हैं, 6G की बात हो रही है, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हाई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी ढांचे के बारे में ये नहीं पता कर सकते कि ये ढांचा कब बना, इसकी दीवार कब बनी, इसकी नींव कब बनी, इसका गुंबद कब बना, ढांचे में कौन सा मटेरियल लगा है, गुंबद में कौन सा मटेरियल लगा है, एक ही बनाने वाला है या अलग अलग बनाने वाला है, एक साथ बना है या अलग से फिर बाद में तोड़ के बना है, ये सब पता हो सकता है। केवल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप भी इसके ऊपर गंभीर चिंता करिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है,
हमने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया हुआ है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी चैलेंज किया है, मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये मामला संसद में उठना चाहिए। संसद का काम भारत विरोधी कानून बनाना नहीं है, संसद का काम भारत की संप्रभुता को सुनिश्चित करना है। संप्रभुता, सोवरेन शब्द जो संविधान में आया है, संप्रभुता का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए, न गुलामी की कुरीतियाँ होनी चाहिए, न गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए, न गुलामी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए संविधान को लागू करना संविधान की शपथ लेने वालों का दायित्व है। माननीय जज भी संविधान की शपथ लेते हैं, माननीय सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी संविधान की शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी संविधान की शपथ लेते हैं। इसलिए एक संप्रभु भारत बनाना यानी गुलामी का नामो निशान मिटाना, ये सबका दायित्व है, केवल समाज का नहीं, जनता का नहीं, बल्कि संविधान की शपथ लेने वालों का भी ये दायित्व है। इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में 40 याचिकाएं आ गई हैं और इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के विरोध में 15 याचिकाएं हैं। इसका मतलब हम 15 लोग चाहते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हो, सभी स्थानों का सर्वे हो और हमारे मठ मंदिर वापस हो, लेकिन 40 ऐसी याचिकाएं हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जारी रहना चाहिए और बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का इलीगल काम ठीक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है। सुनने के बाद उन्होंने कहा है कि अब याचिकाओं की बाढ़ आ गई है पूरी तरीके से, इसलिए अब कोई नई याचिका दाखिल नहीं होगी। अब चूंकि जितनी बहुत ज़्यादा पिटीशन आ रही हैं, लगातार आती जा रही हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब नई पिटीशन दाखिल न हो, इसलिए फ्रेश पिटीशन पे रोक लगा दिया है। कल भी ओवैसी जी की पिटीशन लगी थी, स्वामी अवधेशानंद जी की पिटीशन लगी थी, स्वामी रविंद्र पुरी जी की पिटीशन लगी थी। उन सब लोगों को बोला है अगर आपके पास कोई एडिशनल ग्राउंड है तो आप इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करिए, फ्रेश एप्लीकेशन नहीं लेंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार इस पर जवाब दाखिल करे। ये पिटीशंस 2020 से पेंडिंग है, 5 साल हो चुका है, अभी तक सरकार का जवाब नहीं आया है और अप्रैल के पहले में फर्स्ट वीक में इसके ऊपर फिर सुनवाई होगी। स्वाभाविक सी बात है, अभी 3 जजों की बेंच इसको सुन रही है, बाद में इसमें रेफर होगा, मामला बड़े बेंच को जाएगा। सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। सरकार ने यह कहा कि चूंकि लगातार याचिकाएं आ रही हैं तो जवाब कैसे दें, चूंकि हर हफ्ते एक नई पिटीशन आ जा रही है, तो सर इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अब फ्रेश पिटीशन नहीं आएंगी। जो इतनी पुरानी पिटीशन उनको क्लब करके एक सिंगल जवाब दाखिल करे सरकार, जो सबके लिए कॉमन जवाब हो सके। सरकार ने बोला है हम 4 सप्ताह में इसको दाखिल कर देंगे, यानी मार्च के अंत तक इस पर जवाब आ जाएगा और अप्रैल के फर्स्ट वीक में सुनवाई होगी। मैं आशा करता हूं कि इस बीच पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर चर्चा होगी। मैं आशा करता हूं कि जैसे वक्फ एक्ट को बदलने की बात हुई है, शायद ऐसे पार्लियामेंट में भी कुछ प्रस्ताव आएगा। हो सकता है सरकार इसको खुद ही इसको बदले, इसको खुद ही अमेंड करे, जो भी करना है। हमारा तो केवल इतना कहना है, गुलामी का नामो निशान मिटना चाहिए। जिन हमारे शहरों को आक्रांताओं ने नाम बदला, वो नाम भी रिस्टोर होना चाहिए और जो हमारे मठ मंदिरों को आक्रांताओं ने तोड़ा, वो हमारे मठ मंदिर भी रिस्टोर होने चाहिए, वहाँ पूजा अर्चना शुरू होनी चाहिए, गुलामी का नामो निशान मिटना चाहिए।